नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज मैं आपको एक बहुत ही अहम बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर पर जिनमें मैं जिक्र करना चाहूँगा नून लीग के लोगों का, ख़ास तौर पर नून लीग की जो क़यादत है उसमें, जैसे मियाँ नवाज शरीफ साहब हों या उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा हों, इसके साथ ख्वाजा आसिफ हों या दूसरे जो नून लीग की सीनियर क़यादत है। इसके साथ साथ अगर आप देखते हो तो आसिफ जरदारी जो पीपल्स पार्टी के सब कुछ हैं वो हों, उनके साथ कुछ उनके भी लोगों के कुछ इस तरह के बयानात आप देखते आए होंगे जो हमारी पाक फौज के खिलाफ ही नहीं होते, बल्कि वो हमारी स्टेट के जो हमारी जो रियासत का बयानिया है या जो हमारी रियासत के जो मफादात हैं उनको ज़िक्र पहुंचती है। लेकिन उसके साथ आपने ये देखा होगा कि इस तरह के बयानात के ऊपर कभी भी हमने डीजी आईएसपीआर की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या उनकी कोई स्टेटमेंट या उनका कोई ट्वीट नज़रों से नहीं गुजरता। लेकिन अगर पीटीआई के कुछ लोग जो इस बात पर कन्विंस्ड हैं कि उनके खिलाफ एक साजिश हुई और उस साजिश में जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो अगर उनको उनका असल चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं तो उनके बारे में फ़ौरन इस तरह की स्टेटमेंट्स आ जाती हैं, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, डीजी आईएसपीआर खुद टीवी के ऊपर आकर अपनी स्टेटमेंट देना ज़रूरी समझते हैं। आप लोग अक्सर इस पर कंफ्यूज होते होंगे कि ये क्या वजह है कि अगर नून लीग या पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो कोई इस तरह की बात करें, उस पर कोई किसी किस्म का एक्शन या कोई स्टेटमेंट हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर पीटीआई की सीनियर क़यादत या पीटीआई के जो लोग हैं वो कुछ इस तरह की बात करते हैं तो फौरी तौर पर हमारी जो आईएसपीआर है वो हरकत में आ जाती है, उनकी कोई ना कोई स्टेटमेंट, उनकी कोई ट्वीट या वो डायरेक्ट टीवी पर हमें नज़र आ जाते हैं। तो इस पर हम आगे चलकर बात करते हैं, तो मेरे साथ रहिए। मेरा नाम शकील हैदर सैयद है और आप देख रहे हैं इंटरव्यूज़ एंड न्यूज़। जी नाजरीन, वेलकम बैक। तो नाजरीन, जैसे मैं आपको बता रहा था कि नून लीग की सीनियर क़यादत जिनमें खुद मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा शामिल हैं, उनकी बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट और उनके बयानात आपकी नज़र से गुजरे होंगे। उन्होंने मुख्तलिफ पब्लिक गैदरिंग में, अवामी इज्तिमाआत में और जलसे जलूसों में इस तरह की बहुत सी बातें की हैं जो कि हमारी फ़ौज की आला क़यादत के ऊपर डायरेक्ट उनकी जो तनकीद है, क्रिटिसिज्म है, वो हमें दिखाई देता है। इसके साथ साथ कई बार वो इस तरह के बयानात भी दे देते हैं जो कि मेरा ख्याल है कि एक आम आदमी भी उसको समझता है कि वो हमारी स्टेट की पॉलिसी के ख़िलाफ़, जिसको हम बयानिया कहते हैं, उसके ख़िलाफ़ जाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुंबई अटैक के बारे में एक स्टेटमेंट दे दी थी। इसके अलावा भी आपको डॉन लीक्स याद होंगी, मरियम नवाज साहबा उसमें बराह रास्त इन्वॉल्व थी। वो ठीक है, खानापुरी के लिए कुछ लोगों की कुर्बानी दे दी गई, जो कि नून लीग का हमेशा वतीरा रहा है कि जब इनको ज़रूरत पड़ती है तो ये कभी अपने ऊपर बात नहीं आने देते, बल्कि उसको अपनी जो सेकंड टियर की इनकी लीडरशिप होती है या दूसरे जो इनके कारकुन होते हैं उन पर मलबा डाल दिया जाता है और उन्हें कुर्बानी का बकरा बनाकर कुर्बान कर दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि उस वक्त जब डॉन लीक्स हुई थी तो परवेज़ रशीद साहब की छुट्टी हो गई, फातमी साहब थे उनकी छुट्टी हो गई, और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के एक सीनियर ऑफिसर थे राव तहसीन, तो उनको फारिग कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें आपने देखी। हालांकि आप सबको ये मालूम है कि कोई भी काम सीनियर क़यादत की मर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। चलिए ऐसा करते हैं कि ज़रा कुछ स्टेटमेंट्स सुन लें मियाँ नवाज शरीफ साहब की, कि वो हमारे जो फौजी जर्नैल हैं या फौज के बारे में वो किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया करते थे। ये सुन लीजिए मियाँ नवाज शरीफ साहब क्या फरमा रहे हैं हमारी फ़ौज के बारे में या हमारे जो फौजी क़यादत है उसके बारे में, उनके क्या इरशादात हैं। ये ज़रा आप खुद सुन लीजिए, जिससे आपको मेरी बात समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जी ये सुनिए। जो मुल्क को तोड़ने वाले हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ने वाले हैं, जो पार्लियामेंट को तोड़ने वाले हैं, जो आज अदलिया के साथ जो सलूक कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के इदारों को तोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तान की जड़ों को काट रहे हैं, मैं उनसे बात कर लूं, उनसे डील कर लूं, उनसे मैं सौदेबाजी करूं? मैं ये समझता हूं कि आप मुझे ये बताइए कि जब मशरकी पाकिस्तान टूटा तो कौन पाकिस्तान का हुक्मरान था? फौजी टोला। उसने पाकिस्तान तोड़ा। क्या किसी ने आज तक कौम से माफी मांगी? क्या किसी ने कहा कि जनाब हम कौम से शर्मिंदा हैं?
کسی نے کہا کہ جناب ہم نے مشرقی پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ تسلیم نہیں کیا اور اپنی من مرضی کی ہے اور ملک توڑ دیا ہے. اور ملک توڑنے والے دیکھیں آپ, ستم ظریفی یہ ہے کہ ملک توڑنے والے فوجی جرنیل, ان کی لاشوں کو پاکستان کے جھنڈوں میں لپیٹ کر ان کو دفنایا گیا. میں مجھے بتائیں کہ فوجی جرنیل یہ کون ہے؟ یہ پاکستان کے ٹھیکیدار ہیں, یہ ہر معاملے میں کود پڑتے ہیں. ان کا کیا کام ہے؟ یہ اپنے ڈومین میں کیوں نہیں رہتے؟ یہ اپنے دائرے میں کیوں نہیں رہتے جو آئین نے بتایا کہ اس دائرے میں آپ رہیں؟ یہ کیوں حکومتی اداروں کے اندر جو ہے نا وہ آ کے قدم رکھتے ہیں؟ کیوں وزیر اعظم کو, حکومتوں کو چلنے نہیں دیتے؟ کیوں کارگل کا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں؟ کیوں پاکستان کے ایک جس نے ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی اس کو پھانسی کے تختے پہ لٹکایا؟ ایسا بھی ہوتا ہے, دیکھا ہے میں نے کہ جب وزیر اعظم کبھی GHQ میں جائے تو یہ غالباً ٹوپی بھی اس لیے نہیں پہنتے, اپنی کیپ اس لیے نہیں پہنتے کہ وزیر اعظم کو سلوٹ نہ کرنا پڑے. آپ شاید یہ اس کی ماضی میں مثالیں موجود ہیں, لیکن یہ نہیں کہ وزیر اعظم ان چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں, یہ نوٹ کیا جاتا ہے یہ معاملہ. لیکن یہ بدنصیبی ہے ہمارے ملک. اس اسمبلی کو گھر بھیجنے کا فیصلہ 3 جرنیل کر سکتے ہیں جو سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں. باوردی جرنیل پاکستان کے 16 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کو ایسے اپنے پاؤں تلے رون سکتے ہیں. یہ فوج کا بدنصیبی ہے کہ فوج کی جو لیڈرشپ ہے نا, اس کا یہ کردار رہا ہے پاکستان میں, یہ ISI کا کردار رہا ہے پاکستان میں کہ وہ خود دانا ڈالتے ہیں, بلواتے ہیں سیاستدانوں کو اور ان کو جو ہے وہ نئے سبق سکھاتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ملک کی, اور اس لیے تو پاکستان آگے بڑھ نہیں سکا, اس لیے تو ملک ٹوٹ گیا. پہلے 25 سالوں میں پاکستان ٹوٹ گیا. اس کے ساتھ آپ یہ ذرا آصف علی زرداری صاحب کا ایک خطاب تھا, اس میں انہوں نے کس طرح فوج کو مخاطب کیا اور فوجی قیادت کو کس طرح مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ بھی ذرا سن لیجئے. ان سب دوستوں کو بتا دینا چاہتے ہیں جو ہماری ضرورت کو للکار رہے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ, خبردار رہ جاؤ, یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو صرف سندھ کی سڑکیں بند نہیں ہوگی, صرف پورٹ بند نہیں ہوگا, خیبر سے فاٹا سے کراچی تک بند ہوگا, اور جب تک میں کہوں گا تب تک بند رہے گا. تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. آپ کو 3 سال رہنا ہے, اس کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, ہمیشہ کے لیے ہم نے رہنا ہے. تو ہمیں مات تنگ کرو, اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی چین بجا دیں گے. تو اس طرح کی آپ سوشل میڈیا پر جائیں, آپ کو اس طرح کی بہت اسٹیٹمنٹس مل جائیں گی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پر کبھی بھی کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. تو میں آپ کو اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں. اس وجہ بتانے کے لیے مجھے آپ کو ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھانا پڑے گا. آپ سب جانتے ہوں گے کہ ہمارے ہاں جو پولیس تھانے ہوتے ہیں ان کے جو انچارج ہوتے ہیں ان کو SHO کہا جاتا ہے, یعنی کہ اسٹیشن ہیڈ آفیسر. تو یہ یوزلی انسپیکٹر وغیرہ رینک کے لوگ ہوتے ہیں. کوئی بہت بڑے جو تھانے ہوتے ہیں وہاں پر DSP وغیرہ بھی ہوتے ہیں, یا کوئی چھوٹے اگر تھانے ہوں تو وہاں پہ سب انسپیکٹر وہ SHO ہوتے ہیں. تو ایک خاص طریقے سے جو ان تھانوں میں کام کرتے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس علاقے کے جس علاقے کے وہ SHO ہوتے ہیں وہ وہاں کا کوئی جس کو کہتے ہیں کنٹٹے, جیب کترے یا کوئی اس طرح کے کرمنلز جو ہوتے ہیں ان کو پہلے وہ ان کو تلاش کرتے ہیں. یوزلی تو یہ ہوتا ہے کہ جو جب ایک نیا SHO کسی تھانے میں اپوائنٹ ہوتا ہے تو اس سے جو پچھلا جو SHO ہوتا ہے وہ اس کو جب کہتے ہیں نا کہ جب ہینڈنگ اوور اور ٹیکنگ اوور کا جو پروسیس ہوتا ہے, جب ایک SHO دوسرے کو چارج دے رہا ہوتا ہے تو ان میں یہ چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں. وہ بتا دیتا ہے کہ وہ کس یہاں کا کون سا کنٹٹا ہے, یہاں پہ کون لوگ کس طرح کے وارداتی ہیں, کون لوگ یہاں پر کس طرح کے جرائم پیشہ لوگ یہاں پر ہیں, یہاں پر جوئے کے اڈے کہاں پر چل رہے ہیں, ہیروئن کہاں پر بکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو بتا دی جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کوئی اس طرح کا جو ان کا ٹاؤٹ ہوتا ہے یا ٹاؤٹ ہوتے ہیں, کئی دفعہ وہ ایک سے زیادہ بھی ٹاؤٹ ہوتے ہیں, تو وہ ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دی جاتی ہے کہ یہ لوگ ہیں جو ہمارے ٹاؤٹ کے طور پر کام کر رہے ہیں. تو یہ ٹاؤٹ جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ شام کو جا کر تھانے میں اس SHO کو ملتے ہیں اور اس کو سارے دن کی جو کارروائی ہوتی ہے سارا چونکہ یہ جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں چونکہ خود کرمنل ہوتے ہیں تو ان کی ایکسیس جو ہے وہ دوسرے جو کرمنلز کے جو آپ کو پتہ ہے گینگز ہوتے ہیں ان تک ان کی ایکسیس ہوتی ہے, یا ان کے
अंदर भी ये लोग आते जाते हैं, तो वो लोग भी इनसे खतरा नहीं महसूस कर रहे होते, चूंकि उनको पता होता है कि तो खुद हमारी ही बरादरी का आदमी है। लेकिन ये असल में उनके साथ साथ छोटे मोटे क्राइम्स करने के साथ साथ असल में वो जो इलाके का जो थानेदार होता है उसके लिए काम करते हैं, और उसको जाके सारी रिपोर्ट देते हैं, उसको बताते हैं कि आज जो फलानी जगह चोरी हुई उसमें किस गिरोह का हाथ है या किस पार्टी ने ये काम किया है, किसी अगर साहब की जेब कट गई है तो वो कौन सा किसने जेब काटी है, फलाने घर में जुआ हुआ है, फलानी जगह हेरोइन बिक रही है, फलानी जगह शराब की भट्टी है। तो तमाम के तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो उस SHO को मिलती है। फिर SHO उसी हिसाब से, वो जरूरी नहीं होता कि वो उस क्राइम को खत्म करने के लिए वहां पर जाकर छापा मारें या उन लोगों को गिरफ्तार करें। वो क्या करते हैं कि वो उन क्रिमिनल्स को ब्लैकमेल करते हैं, उनको बताते हैं कि देखो तुम लोग यहाँ पर जुए का अड्डा चला रहे हो और मुझे ये मालूम है, तुम मुझे इतना डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या मंथली तुम्हें ये देना पड़ेगा। चूंकि उनका ये होता है कि वो जो SHO होते हैं उन्होंने भी वो कई दफा थाने खरीदे हुए होते हैं, कई दफा एक एक थाने का कई करोड़ रुपया वो देकर उस थाने में अपनी पोस्टिंग लेते हैं, तो उनको आगे जो अपने जो ऑफिसर्स होते हैं उन तक वो हिस्सा पहुंचाना होता है। तो ये इस तरह ये सारा हमारे यहाँ आपको पता है पुलिस का निज़ाम चल रहा है। तो इसी तरह जो हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसी तरह काम करती है। वो जब ये देखते हैं कि कोई फलाना आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, फलाने ने कितने कत्ल कर रखे हैं, फलाना जो है हीरोइन का स्मगलर है, तो ये लोग फिर उनको अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कि अब जैसे जो मौजूदा इम्पोर्टेड हुकूमत है इसमें आपको मालूम है कि जो इसके वज़ीर आज़म हैं शहबाज शरीफ साहब, इनके ऊपर कई अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग का इनके ऊपर केस है, जो कि बिल्कुल ऑलमोस्ट जो बिल्कुल साबित हो चुका है। अगर वो कुछ दिन ये इमरान खान साहब की हुकूमत ना जाती तो वो यकीनी तौर पे इस वक्त हमें जेल में नजर आते। इसी तरह आपको मालूम है कि राना सनाउल्लाह हैं, उनके बारे में वहाँ के जो फैसलाबाद के जो उन्हीं की पार्टी के लोग हैं वो बताते हैं कि उन्होंने गालबन कई लोगों को कत्ल कर रखा है, और मॉडल टाउन वाला सानिया तो सामने है ही कि उसमें राना सनाउल्लाह का जो किरदार रहा और उस वक्त के जो वज़ीर आला थे, जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, उनका किरदार जो था वो हम सबके सामने है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो चूँकि ये लोग, अब जब आप ये देखते हैं कि इन लोगों की कही हुई बातें उस पर कोई किसी किस्म का एक्शन या किसी तरह की कोई स्टेटमेंट या ट्वीट वगैरह नहीं आती ISPR की तरफ से, तो फिर इससे आप ये समझ जाया करें इसका ताल्लुक उन्हीं से है। जैसे आप इवन इस्लामी तारीख में भी आप देखें कि ये जो मुनाफिकीन हैं ये कौन थे, ये वही लोग थे जो बज़ाहिर मुसलमान दिखाई देते थे लेकिन मुसलमान नहीं थे। तो ये तो चीज़ें इस तरह हैं, और ये चीज़ें आपको मेरा ख्याल है समझनी चाहिए कि जो लोग हमें बज़ाहिर नज़र आ रहे होते हैं कि वो बैठे इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह रहे होते हैं, तो वो ज़रूरी नहीं उनका बात करने का वो मतलब हो जो वो कह रहे हैं। ऐसा नहीं होता। कई दफ़ा वो जो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो इस तरह की ये चीज़ें हैं जो हमारे सियासतदान हैं। आपको मालूम होगा ख्वाजा आसिफ का जो बयान है जो उन्होंने नेशनल असम्बली में दिया था, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब की स्टेटमेंट सुनने के बाद क्या आप समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ हमारी फ़ौज से या हमारी फ़ौजी जो क़यादत है उससे मुखलिस हैं? ये ज़रा सुन लें उनकी भी बात कि वो क्या कह रहे हैं नेशनल असम्बली में। tens of thousands of billions of rupees and dollars जो है हमने पिछले 58 साल पे दफाई बजट पे खर्च किए, और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती पर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। कौम एब्जेक्ट पॉवर्टी में रह रही है, कौम जाहिल है, मुफलिस है, गरीब है, पानी का पीने का पानी नहीं मिलता, अगर पीती है तो उसको गैस्ट्रोएंटेराइटिस होता है। ये तो अंदाज़ा हमें हो जाता है उनके दिल में हमारी फ़ौज या फ़ौजी क़यादत के बारे में वो किस तरह की किस किस्म की राय रखते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं इनको फिर इस्तेमाल किया जाता है, इन्हीं लोगों को फिर जैसे मैंने कहा कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट फिर इस्तेमाल करती है। और अब आप देखें कि यही लोग हमारे हुक्मरान हैं, हालांकि इन्होंने माजी में किस किस किस्म की बातें हमारी फ़ौज और फ़ौजी क़यादत के बारे में की हैं। और मैं सिर्फ फ़ौज और फ़ौजी क़यादत की बात नहीं कर रहा, मैं रियासत के
मफादात के खिलाफ भी बहुत सी बातें की गई हैं। तो ये सब है सिलसिला। आपको मालूम है कि हमारे असल तो जो मालिक हैं, माई बाप हैं, जो हमारे मुल्क का जो निज़ाम चला रहे हैं, जैसे अनवर मकसूद कहते हैं कि कोई तो है जो निज़ाम पाकिस्तान चला रहा है, वही वो है। तो ये आप सब मुझसे बेहतर जानते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि असल में तो हमारे माई बाप, हमारे मालिक तो वही हैं, तो हम लोग तो कमी कमीन हैं उनके, तो हमें बस इसी तरह जो हमें मिल रहा है उसी पे मेरा ख्याल इक्तफा करना चाहिए। देखें, अल्लाह करे, इमरान खान साहब कोशिश तो कर रहे हैं हमें हकीकी आज़ादी दिलाने की, लेकिन उस हकीकी आज़ादी तो हमें तब ही मिलेगी जब हम खुद उसके लिए कुछ हाथ पैर मारेंगे। अब इमरान खान साहब आपको रोज़ बुलाएंगे, रोज़ आपसे जब अपील करेंगे, तब आप लोग सड़कों पर आएंगे। आपका शुक्रिया कि आप लोग फिर भी कम अज़ कम आप में इतना हौसला है कि आप लोग अपने हकूक़ के लिए बाहर निकल रहे हैं, बेशक किसी के कहने पर ही निकल रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह करे हम अपने हकूक़ के लिए हम उठें, हम अपनी आज़ादी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए इमरान खान साहब की आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। खुदा से बस दुआ ही की जा सकती है कि खुदा हमारा हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।